आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम एमपीपीएससी मेंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इतिहास विषय के अंतर्गत यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं। अंतिम लेक्चर में हमने चंदेल वंश प्रारंभ किया था और चंदेल वंश की सामान्य जानकारी के साथ साथ हमने उसके संस्थापक नन्नुक, इसके बाद जय शक्ति, राहिल, हर्ष और यशोवर्मन के बारे में कल पढ़ लिया था। आप जाकर के पिछला लेक्चर देख सकते हैं। मित्रों, आज हम चंदेल वंश के शेष शासकों को पूरा कर लेंगे, जिसमें धंगदेव, गंडदेव, विद्याधर और विजयपाल प्रमुख है। इसके अलावा कीर्तिवर्मा, परमार्दी देव इत्यादि को भी हम देखेंगे। दोस्तों, एक लेक्चर और हम कल लेकर आएंगे, जिसमें चंदेलकालीन वास्तुकला पर विशेष फोकस रहेगा हमारा, क्योंकि प्रश्न वहां से भी बनने की संभावना रहेगी। बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप आपका करवा देता हूं। कल जैसा कि आप जानते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र जो वर्तमान का निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, पन्ना, छतरपुर, ललितपुर, महोबा, ये जो क्षेत्र है बुंदेलखंड राज्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ चंदेल वंश की सत्ता लगभग 831 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और चूंकि चंदेल वंश अपने स्थापत्य के लिए जगत प्रसिद्ध हुआ है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक अमिट हस्ताक्षर यह स्थापत्य है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, तो ये वंश सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल हमने इसके संस्थापक नन्नुक के बारे में जाना था और इसके प्रमुख शासक जय शक्ति, जिसके नाम पर इसे जैजाक भुक्त प्रदेश भी कहते हैं, यशोवर्मन के बारे में हमने जाना था, जो हर्षिवा कंचुका देवी का पुत्र था। 925 से 950 तक यशोवर्मन का शासक रहा था और इसने साम्राज्य विस्तार किया था। कल के वीडियो में आप विस्तृत रूप से सबके बारे में पढ़ सकते हैं। मित्रों, आज के वीडियो में धंगदेव अत्यंत महत्वपूर्ण शासक है। इसको आप बड़े अच्छे से तैयार करें। ये 10 नंबर में भी आ सकता है, 7 नंबर में भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। मित्रों, धंगदेव चंदेलों की वास्तविक सत्ता या स्वाधीनता का जनक माना जाता है। यानी इसके पहले के शासक वो प्रतिहारों के सामंत थे। धीरे धीरे प्रतिहार वंश का प्रभाव कम होता गया। यशोवर्मन तक तो काफ़ी कम हो गया था, हर्ष और यशोवर्मन तक, लेकिन धंग के समय पूर्ण रूप से चंदेल वंश स्वायत्त हो गया था। तो एक बात तो ये हो गई। अब धंगदेव एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वो बहुत सहिष्णु, अहिंसक और दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इसलिए इनकी विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक उपलब्धियां और धार्मिक स्थापत्य के रूप में इनकी उपलब्धियां हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या उपलब्धियां हैं। मित्रों, इन्होंने शासन संचालन के साथ साथ साम्राज्य विस्तार भी किया। एक कुशल सैन्य क्षमता इनके व्यक्तित्व में दिखाई देती है, जो निम्नलिखित तथ्यों से सत्यापित हो जाती है। जैसे ग्वालियर दुर्ग को इन्होंने जीता, प्रयाग व काशी को विजिट किया ननौरा ताम्रपत्र में, जिसका उल्लेख हमें मिलता है। काशी में एक यूली नामक ग्राम था, जिसे इनके भट्ट यशोधर को इन्होंने दान कर दिया था, तो भूमिदाता भी इनको माना जाता है। मित्रों, कौशल, कृत, सिंहल और कुंतल, बोलिए एक साथ, कौशल, कृत, सिंहल और कुंतल, इन 4 राज्यों के विजेता धंग को माना गया है। इसके अलावा धार्मिक रूप से मैंने आपको बताया सहिष्णु थे। जैन धर्म को काफ़ी अनुदान इन्होंने दिया है। पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ननौरा ताम्रपत्र में इनकी प्रशंसा में बताया गया कि ये स्त्रियों का सम्मान करने वाले व कला तथा संस्कृति के संरक्षक थे।
तो काफ़ी महान थे हमारे धंगदेव। मंदिर स्थापत्य में इन्होंने विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। धंगदेव धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे और इन्होंने गंगा में जल समाधि ले ली थी और ये शतायु शासक थे मित्रों। इलाहाबाद प्रयागराज में इन्होंने जल समाधि ली थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। तो धंगदेव आपको अच्छे से याद रहना ही चाहिए। धंगदेव के बाद 1002 में शासक बने गंडदेव। मित्रों कल एक मिस्टेक हुई थी जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये गंडदेव का जो शासन है वो 1002 से 1019 तक है। उसमें हमने 1002 से 1003 लिख दिया था, बताया था। मैंने जब देखा कि इतना कम समय तो नहीं रहे होंगे, फिर वो किताब में ही मिसप्रिंट था, मैंने इसको सुधार लिया है, आप भी सुधार लेना। तो गंडदेव अपने पूर्वज, अपने पहले के शासक धंग के ही समान योग्य, कला प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के शासक थे। और विद्याधर के पिता, प्रतापी शासक जो आगे हम पढ़ेंगे विद्याधर, उनके पिता थे गंडदेव। इन्होंने जगदम्बी वैष्णव मंदिर का निर्माण करवाया था और सूर्यदेव को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर, ये भी पूछा जाता है कई बार, प्री में आता है ये क्वेश्चन कि जो चित्रगुप्त मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है। तो जगदम्बी वैष्णव मंदिर और चित्रगुप्त सूर्यदेव को समर्पित मंदिर, दोनों का निर्माण भी गंडदेव ने करवाया था। आप नोट करते जाइए, साथ साथ वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य संरक्षित रखते हुए सफल शासन संचालन में गंडदेव विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने कोई साम्राज्य विस्तार तो नहीं किया, लेकिन अपने पूर्वजों से मिले हुए साम्राज्य का सफल शासन संचालन और उन सीमाओं की रक्षा के लिए जाना जाता है। अब आपको मैं ले चलता हूँ 1019 ईस्वी पर, जहाँ धंगदेव और गंडदेव का शासन समाप्त हो चुका है और अब परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर विद्याधर पधार रहे हैं। 10 वर्षों के शासन में कोई शासक कैसे लोकप्रिय हो सकता है, कैसे अपना नाम इतिहास के आकाश में अमिट अक्षरों में लिखवा देता है, ये कोई विद्याधर से सीखे। अप्रतिम प्रतिभा और सैन्य कुशलता से संपन्न विद्याधर चंदेल वंश के सिरमौर और सर्वश्रेष्ठ शासक निसंदेह रूप से माने जाते हैं। मित्रों मुस्लिम इतिहासकारों ने विद्याधर को नंद व बिंदा कहा है। वालेकुम सलाम मियाँ, ये विद्याधर तो नंद है, बिंदा है, बिंदास आदमी है। सहस्त्रबाहु या सास बहु अभिलेख जो ग्वालियर के किले में है, सास बहु मंदिर में, वहाँ उल्लेख मिलता है कि विद्याधर ने ग्वालियर तथा दुबकुंड की सहायता से भोज को पराजित किया था। किंतु इस युद्ध में विद्याधर का प्रत्यक्ष संपर्क भोज से नहीं हुआ था, यानी दोनों राजाओं की सेना आपस में लड़ी थी और भोज की सेना पराजित हो गई थी। और यह उल्लेख सिर्फ सहस्त्रबाहु के अभिलेख में ही नहीं बल्कि महोबा के अभिलेख में भी मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। कलचुरी शासक गांगेयदेव एक महान शासक थे और जब राजा भोज ने गांगेयदेव को हराया तो एक कहावत प्रचलित हो गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इतने बड़े शासक को हराने वाले भोज की सेना को भी यदि विद्याधर की सेना ने पराजित किया तो आप समझ सकते हैं इनकी सैन्य कुशलता, इनका सैन्य प्रबंधन, इनकी बहादुरी। तो विद्याधर निश्चित रूप से, और यही नहीं, अभी और सुनिए, विद्याधर के समय महमूद गजनवी ने कालिंजर पर 2 बार आक्रमण किया। पूरी ताकत लगाने के बाद भी विद्याधर को नहीं हरा सका और अनिर्णित युद्ध के बाद वापस लौटना पड़ा। कलचुरी शासक गांगेयदेव को भी विद्याधर ने हराया, भोज को भी हराया। कितने बड़े सैन्य क्षमतावान थे हमारे विद्याधर। और उस समय राज्यपाल की जो हत्या हुई थी वो कहानी हम सुनाएंगे। महमूद गजनवी से समझौता और अधीनता स्वीकार करने वाले विद्याधर ने की थी। तो बड़े वीर और मातृभूमि की सेवा करने वाले शासक थे।
मित्रों, ननोरा व चरखारी ताम्रपत्र में भी इसकी उपाधियों का उल्लेख मिलता है विद्याधर की। कौन कौन सी? परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, विद्याधर। खजुराहो मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, 1986 में हुए थे। इन मंदिरों में अगर कोई एक मंदिर आपसे पूछा जाए सबसे प्रसिद्ध, तो वो है कंदरिया महादेव मंदिर। इसका निर्माण भी विद्याधर ने करवाया था। तो न सिर्फ सैन्य उपलब्धियां बल्कि स्थापत्य में भी। तो ये थे विद्याधर। अब हम विद्याधर के बाद आ जाते हैं विजयपाल पर। अब विद्याधर जैसे शासक इतने सामर्थ्यवान, इसके बाद कोई भी शासक है वो कमजोरी दिखाई देगा। तो अपेक्षाकृत जो विजयपाल जी थे वो कमज़ोर थे। गांगेय ने चंदेलों के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया इनके समय। ग्वालियर व धूपकुंड का क्षेत्र भी चंदेलों के नियंत्रण से निकल गया, ये भी परमारों के अधीन चला गया था मित्रों। तो ये विजयपाल की कमजोरी साबित हुई। मऊ प्रस्तर लेख है, इसमें विजयपाल को कलयुग को समाप्त करने वाला बताया। अब ये किस सेंस में कहा? ये अहिंसक व्यक्ति थे, प्रजा प्रेमी, अहिंसक, सबसे शांति से बात करने वाले, सहिष्णु स्वभाव, इसलिए इनको कलयुग के, भाई कलयुग ही नहीं है, राजा साहब ही इतने प्रेमी हैं, दंड देने की बजाय सलाह देते हैं कि तुम सुधर जाओ रे, सुधर जाओ, मानो रे मानो, ऐसा बोलते थे। तो बोले कलयुग ही नहीं है ये, तो राजा साहब भी अच्छे बन गए हैं। देववर्मा एक कमज़ोर शासक माने जाते हैं, देववर्मा भी। तो इनका कुछ विशेष, हाँ, ये 2 मार्कर में अगर आते हैं तो आप लिखोगे कि ये चंदेल शासक थे, 1050 के आसपास बने थे, कमज़ोर भले ही थे, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने पूर्वजों से प्राप्त सत्ता को बनाए रखने में इनका योगदान है। ऐसे करके बता देना, मैनेज कर ही लोगे आप। MPPSC मेंस पढ़ने वाले स्नातक कर चुके छात्र हैं, और स्नातक नहीं भी कर चुके तो आप एक अच्छे स्तर की बुद्धि धारण करते हैं, मुझे यहाँ कोई समस्या नहीं है बात बोलने में। कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसने चंदेल कलचुरी संघर्ष को जीवंत बनाए रखा, मतलब चंदेल को इतना कमज़ोर नहीं होने दिया कि कलचुरियों से बिल्कुल एक तरफा हार जाए। संघर्ष को बनाए रखा, मतलब क्रीज पर टिके रहे, ये नोट आउट रहे। प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्ण मिश्र का नाटक है, कृष्ण मिश्र की रचना है प्रबोध चंद्रोदय। अब हो सकता है ये रचना पूछ ले 2 मार्कर में, तो ये भी आप याद रखना, 2-3 फैक्ट कैसे देना है। इसमें कीर्तिवर्मा को काल, अग्नि व रुद्र के समान बताया। इतनी कीर्ति थी इनकी कि इनके पंडित जी ने, इनके साथ बैठने, दरबार में बैठने वाले जो कृष्ण मिश्र हैं, उन्होंने इनको जो चने के झाड़ पे चढ़ाया, क्या चढ़ाया कि आप तो काल हो, काल, आप तो अग्नि के समान हो साहब, और शांति में तो आपका क्या कहना, आप तो रुद्र के जैसे शीतल हो, रौद्र रूप भी धारण कर लेते हो, शंकर से शीतल और रौद्र से क्रोधित, अग्नि से काल जैसे हमारे कीर्तिवर्मा। आपकी कीर्ति के तो क्या कहने हैं, आपने तो कीरत सागर सरोवर बनवा दिया। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण मिश्र, प्रशंसा बड़े अच्छे से करते थे, और स्थापत्य प्रेमी शासक थे कीर्तिवर्मा। इन्होंने क्या क्या बनवाया एक नज़र इस पर डाल दें। कीर्ति सागर, ये कीरत सागर सरोवर तो बनवाएंगे इसे अपने नाम पर। बुड्ढा बुड्ढी तालाब बनवाया साहब, कहाँ पे बनवाया? कालिंजर में। देखो, बुड्ढा बुड्ढी के लिए वो भी जीवन भर काम करते हैं, तो बुड्ढा बुड्ढी के लिए भी तो हमें कुछ करना चाहिए, एक तालाब उनके लिए बनवाओ। और ज़्यादा बुड्ढा बुड्ढी हो जाए तो उनको तालाब पर भेज दो नहाने के लिए, है ना। इसलिए कीर्तिवर्मा ने अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए बुड्ढा बुड्ढी का आशीर्वाद भी लिया। टीकमगढ़ में जैन मंदिर उन्होंने बनवाया। कीर्तिगिरी दुर्ग बनवाया देवगढ़ में। देखो साहब, स्थापत्य तो अच्छा खासा करवाया। तो कीर्तिवर्मा भी इंपॉर्टेंट शासक है, इनको पूछा जा सकता है। अजयगढ़ में कीर्तिजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, और गांगे देव शैली के सिक्के चलवाए। जो सिक्कों की शैली थी वो किसके समान थी? गांगे देव। क्यों थी? बोला कि गांगे देव सिक्के सिर्फ आप ही जारी नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं आपके जैसे सिक्के। भले आप हमारे एंटी हो, हम लड़ते रहते हैं, लेकिन सिक्के तो हम आपकी शैली के चलाएंगे। तो ये थे हमारे कीर्तिवर्मा, ठीक है। कीर्तिवर्मा के बाद सलक्षण वर्मा, जय वर्मा, पृथ्वी वर्मा जैसे शासक बने। और सलक्षण वर्मा को अगर 2 मार्कर में आपको लिखना तो बता देना, जय सिंह, परमार शासक थे जय सिंह, और यशकर्ण, इन दोनों को इन्होंने हराया था, बाकी तो ठीक है।
अब मदन वर्मा शासक बने 1128 में, जो 65 तक रहेंगे। मदन दा के बारे में क्या जानकारी याद रखेंगे हम? दादा मदन ने परमारों को हरा दिया साहब, भेलसा ताम्रपत्र में ऐसा लिखा हुआ है। कलचुरी शासक गया कर्ण को पराजित किया था मदन दा ने, याद रखना, मदन दादा गया कर्ण को हरा देते हैं। 15 अभिलेख इनके मिले हैं और भूमि दान करने का उल्लेख है उन अभिलेखों में। अब दान करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने कहा चलो वो ज़मीन पड़ी वो ले जाओ करो, ये भी होता है। मदन दा के पास पैसे की कमी थी तो उन्होंने भूमि को दान कर दिया। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को भी हराया, यानी 2-3 लोगों को हरा दिया इन्होंने। ठीक है, किन किन को हरा दिया? गया कर्ण को हरा दिया, परमारों को भी हरा दिया, चालुक्यों को भी हरा दिया। वाह भाई मदन दादा, मदन दादा तो मदन दादा ही है। अब मदन दादा के बाद अगले शासक कौन बने? परमार्दी देव, जो कि 1165 से 1203 तक एक अच्छा खासा समय इन शासक रहा। परमार्दी देव के दरबार में थे आलाउदल सेनापति, बहुत ही वीर बहादुर थे मित्रों। और 1182 में पृथ्वीराज चौहान से आक्रमण के दौरान इन्होंने युद्ध किया था, हालांकि हार हुई थी उसमें इनकी। दशार्ण अधिपति, दशार्ण विदिशा को कहते हैं, तो विदिशा को जीतने के कारण इनको दशार्ण अधिपति कहा गया। इन्होंने खजूरताल, जिसे ननोरी झील भी कहते हैं, निर्माण करवाया। मित्रों 1203 में ऐबक ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और परमार्दी देव चंदेल वंश के अंतिम प्रमुख शासक माने जाते हैं। इसके बाद तो छोटे मोटे बहुत सारे शासक बने, लेकिन इनको माना जाता है। परमार्दी देव के बाद त्रिलोक वर्मा, वीर वर्मा, हमीर वर्मा इत्यादि शासक बने। और अंतिम शासक का उल्लेख 1545 के आसपास कीरत सिंह का मिलता है। आपने पढ़ा होगा, रानी दुर्गावती के पिता थे कीरत सिंह चंदेल, और शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था जब कालिंजर पर, तो कीरत सिंह ही वहाँ के शासक थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो ये थे चंदेल वंश के सारे शासक। दोनों वीडियो को 2-2 बार और देखो, 2 की स्पीड पर दौड़ाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे बिल्कुल भी सांस लेने में तकलीफ नहीं आएगी। आप 2 पर खूब देखो, मुझे कोई समस्या नहीं, आपको बोल रहा हूँ मैं बहुत धावक और युवा व्यक्ति हूँ। आप मेरे को 2 पे, 1:45 पे भी अगर घुमाओगे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। कल के वीडियो में मैं आपके लिए स्थापत्य पर विशेष चर्चा लेकर आऊँगा, जिसमें मंदिरों की मैं 5-5 विशेषताएं बताऊँगा। आपके आंसर को निश्चित रूप से दूसरों से भिन्न करेगा, आप विश्वास करिए। अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। कमेंट बॉक्स में एक बार कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बता देना। मुझे कोई ज़्यादा लोगों की मन में ऐसा नहीं है कि इतने लोग मेरा वीडियो, मुझे नहीं, जो सीरियस अगर 5 लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं मेरे लिए काफ़ी है। बने रहिए मेरे साथ, निश्चित रूप से हम वक्त को बदलेंगे, जज्बात और हालात को बदल देंगे हम। जय श्री राम।